नमस्कार साथियों, जय हिंद। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। आइए बढ़ाते हैं आगे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आप सभी को पता है हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर नहीं पता है, अगर आप पहली बार जुड़े हो तो क्लास नंबर 4 देख के समझ गए होंगे कि शुरू की 3 क्लास हमारी पेंडिंग है। तो जाहिर सी बात आप समझ जाएंगे अपना प्यार से कि क्या बात है। हमारी बात यह है कि 2000 पीसीएस का हमारा एग्जाम आने वाला है और एग्जाम कब आने वाला है भी 27 अक्टूबर को आने वाला है। और उसी एग्जाम को लेकर के लास्ट अप्रोक्स 60 डेज के प्लान में हमने जोड़ा अपना प्रीवियस ईयर। और उसमें हम लास्ट प्रीवियस ईयर के कितने 9 साल को हम करने बैठे हुए हैं। और मैंने आपसे बोला हुआ देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ है। जो नॉर्मल वनडे एग्जाम वाले हैं आप अगर नहीं देखे तो भी बढ़िया ही है, मैं मना ही करता हूँ। लेकिन हालांकि बात यह है कि आपके एग्जाम के भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिसका पीसीएस का एग्जाम है, जिसका आरओ एआरओ का एग्जाम है, उसके लिए तो ये क्लास एकदम रामबाण होने वाली है। ध्यान रखें, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सालाना हर क्लास में 1 साल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो उसी में हमारी जो आगे सीरीज बढ़ती है वो 2020 पे आती है। और 2020 में लगभग 20 क्वेश्चन हमें मिलते हैं पॉलिटी के। देख रहे हो, एक ही पेपर में 20 क्वेश्चन, 150 में से 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप लगभग सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, लगभग सारे। एक दो में गलती कर दो बात अलग होती है, लेकिन सारे कर सकते हो। उसी क्रम में आइए चलो शुरू करते हैं हम, बिना किसी देरी के, बिना समय को गवाए। पहला क्वेश्चन आप पढ़ो जरा, क्या आया था। ये क्वेश्चन आया था, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित जो प्रावधान थे उन्हें जोड़ा गया या उन्हें ऐड करा गया। तो किस भाग के अंदर इन्हें जोड़ा गया था या किस भाग में इन्हें ऐड करा गया था, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, साल 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके, मतलब कि संशोधन को करके, पार्ट 9(9)(a) के अंदर पंचायत के जो आपके प्रावधान थे वो जोड़े गए थे। ठीक है ना, किसमें, पार्ट 9 के अंदर, जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जो संसद के द्वारा अप्लाई करा गया, जो लागू हुआ था वो तो हुआ था 93 में जाकर, लेकिन ये अधिनियम बन गया था कब, 1992 में, दोनों के दोनों। ठीक है, याद रखना आप सभी। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो, कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में तीसरा तला, है ना भाई, तीसरा तल कब जोड़ा गया। तीसरा तल का मतलब क्या है, तो सिंपल यहाँ पे मतलब है, आप समझना सभी। जैसे सबसे पहले संघ सरकार, इसमें आती है संघ सरकार। दूसरी आती है राज्य सरकार, है ना भाई, राज्य सरकार। और तीसरा तला आता है हमारा पंचायत का, है ना भाई। ये प्रशासन का तीसरा तला कहा जाता है, शासन का तीसरा तला, सॉरी, पंचायत का। और पंचायत भी कौन सी है, या तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, ये तीसरे तले में गिनी जाती है भारतीय राज्य व्यवस्था के। और जो तीसरा तला आपसे पूछा है तो आप आंसर लगा चुके होगे कब जोड़ा गया। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, 73वां और 74वां संशोधन, उन्हीं से तीसरा तला जो था हमारे भारतीय संघात्मक व्यवस्था का, उसे जोड़ा गया था। और तीसरा तला किसे कहते हैं, पंचायत व्यवस्था को कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विकेंद्रीकरण कब किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन हमारे देश में कब किया गया संवैधानिक रूप से। तो विकेंद्रीकरण भी कब हुआ था आपका, 1992 में। ठीक है, आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करो, क्या है देखो। मैंने कहा था ना मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 300 के बाद के जो आर्टिकल है मैं आपको जरूर कराऊंगा क्लास में। एक छोटी सी क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, आफ्टर 300 आर्टिकल्स, आफ्टर 300, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे मैचिंग में आते हैं, जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन को करके आए तो आप लगा दोगे। इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा सुमेलित या मैच्ड नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आप ध्यान से देखेंगे, अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, बिल्कुल सही है ये, है ना भाई। पिछले क्लास के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी क्रम में आप देखो, वित्त आयोग जिसका गठन राष्ट्रपति करता है वो 280 में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 280 में वित्त आयोग हमारा, फाइनेंस कमीशन बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, आगे अगर आप प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो हमारे हैं, जो हमारे ट्रिब्यूनल है, वो 323 के ए में आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। आप याद रखना कि पार्ट आपका 14 जो है ना, वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बारे में बताता है, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग और आपके राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों के बारे में बताता है। उसी के बाद हमारा पार्ट आता है 14A, जिसको बाद में जोड़ा गया था। और इसमें मात्र 2 आर्टिकल आते हैं हमारे 14A के अंदर। कितने आर्टिकल आते हैं भाई, 2 आर्टिकल। एक आता 323A और एक आर्टिकल आता हमारा 323B। इन 2 आर्टिकल के अंदर ये सिमट जाता है हमारा न्यायाधिकरण, ये स्पेशल कोर्ट है इनके लिए, है ना। बात करें अगले की, तो संघ लोक सेवा आयोग 315 में, हाँ बिल्कुल 315 में। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग भी है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि दोनों है इसके अंदर। तो 315 आर्टिकल में ये दोनों चीजें हैं, संघ की भी और राज्य की भी।
ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे इसके अंदर ये हमारा मिसमैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी आती है, यूपीएससी भी आता है एक तरीके से, और यूपी पीसीएस भी आता है इसमें, ठीक है ना। ये आप जिसके तरीके, देखो यूपी पीसीएस एग्जाम का नाम है और यूपी पीएससी कमीशन है हमारा, पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं जिसको। कभी आपका डिफरेंस पक्का मैं क्लियर करूंगा क्या डिफरेंस इनमें होता है। चलो आगे देखो, फिर अगेन आया भाई कौन सा मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब भाग को लेकर क्वेश्चन आया, तो एक क्लास आपको मैं भाग की भी कराऊंगा, छोटी सी क्लास, जिसमें आपको मैं संविधान के सारे भाग और कौन सा भाग कितने आर्टिकल अपने पास रखता है, मतलब कि कहां से कहां तक के आर्टिकल किस भाग में आते हैं, ये मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है क्लास। अब देखो जरा, कह रहा है कि मूल कर्तव्य हमारे 4 के ए में है, बिल्कुल सही बात है, नया भाग जोड़ा गया था। क्या राज्य हमारा 6 में है? बिल्कुल सही बात है, राज्य हमारा 6 में। कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है और 237 पे जाके ये खत्म होता है। ये वाला हमारा आर्टिकल 1 है, इसके पास केवल 51 ए, ठीक है ना, याद रखना। और दूसरी बात करूं, भारत का मानववादी, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये बताऊंगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जस्ट अभी बता रहा था मैं, पार्ट 15 आर्टिकल 308 से स्टार्ट होता है ये, और 323 पर जाकर के ये खत्म होता है ना भाई। ये हमारी यूपीएससी संघ राज्य सेवा के अधीन सेवाएं जो होती है यहाँ पे आती है। आप देखो, भारत के महान्यायवादी की बात करूं तो इसका कोई पार्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर एक पार्ट में दिया गया है और वो है 5वां पार्ट, और उसमें भी इसका अपना खुद का एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 76, और एक आर्टिकल इसका 88 है जिसमें इसको स्पेशल पावर है संसद में बोलने की, लेकिन वोट नहीं करने की, तो वो भी इसी के लिए आ जाता है, ठीक है। तो 76 आर्टिकल है, पार्ट 5वां है, इसमें कौन सा दे दिया हमें? 8वां। तो ये गलत हो जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखो, अब आगे देखो हमारे कथन पढ़ो जरा, आपको कथन पढ़ना है और बताना है कि कारण से कैसे संबंध है इसका, मतलब क्या दोनों बातें सही हैं। अगर सही है तो जो कथन है उसको कारण फॉलो करता है या नहीं करता, या फिर हमारा कथन सही है कारण गलत है, या फिर हमारा कारण सही है कथन गलत है। यही 4 ऑप्शन हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको इन्हीं पे काम करना। आ जाओ जरा, पढ़ो जरा। कथन कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा जो संविधान है उसमें निरंतरता भी दिखती है हमें और परिवर्तन भी दिखता है। परिवर्तन निरंतरता ऐसे मान सकते हो कि 70-72 साल और 75 साल हमें होने आ रही है और हम लगातार अभी उसी संविधान को फॉलो कर रहे हैं। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि हम संविधान में परिवर्तन भी आसानी से कर देते हैं, 105 106 संशोधन करके। कारण है इसका, क्योंकि लगा देते हैं इसमें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल आंसर जो होता है हमारा, आप याद रखना, ये बिल्कुल इसका कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन का एक्सप्लेनेशन करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारे संविधान में हमारा इतिहास झलकता है। आप सभी याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान उधार की देन है क्या? हमने उधार लिया किसी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में इतिहास की देन है। हमारे संविधान में हमारा खुद का इतिहास चमकता है, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो, गुप्त साम्राज्य हो, चाहे मौर्य काल हो, ठीक है, चाहे वैदिक काल हो, सब हमारे इतिहास की झलक हमारे संविधान में हमें देखने को मिलती है। यही वो क्वेश्चन कह रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं, और आपको बता दूं हम किससे उधार लेते हैं, एक बात तो बताओ। खुद हमारे इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था, इसका नाम था वैशाली। वो दुनिया का पहला गणतंत्र था, समझो, दुनिया का पहला गणतंत्र। अब बताओ किससे ले लेंगे? और आज से लगभग 3000 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। कितनी? 3000 साल पहले की बात है ये। 600 बीसी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आप सभी समझदार हैं, इतनी तैयारी तक आ चुके हो तो समझ भी गए होंगे। तो दुनिया का पहला गणतंत्र हमारे देश में होने के बाद हम अपने संविधान को उधार लेंगे? तो ये मानसिकता है ना हमारी, कि हमने यहां से उधार लिया, वहां से उधार लिया। हमारे पूरे संविधान में हमारा इतिहास झलकता है, आप सभी याद रखें, ठीक है ना, कि हमने वहां से ये प्रणाली ले ली। अरे हमारे यहाँ प्रणाली डेवलप थी, हमने उस प्रणाली को अशोक महाराजा, हमारे अशोक सम्राट ने यूज किया, पृथ्वीराज चौहान ने यूज किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूज किया, है ना, गुप्त काल, मौर्य काल, इस किस पे भी थे, इस पे भी थे। महाजनपद कैसे चले हमारे? ऐसे तो चले थे। मगध इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे थोड़ी बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है हमारा यही, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है कि भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था है इसको अर्ध संघात्मक कहा गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। किसने कहा था? तो पेपर में आता है, केसी विहियर ने इस बात को कही थी कि जो भारत का जो सिस्टम है वो अर्ध संघात्मक है।
ना तो संघात्मक है, ना ही बिल्कुल खत्म संघात्मक वाला है, बीच में आता है। इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट मान लो चाहे हाई कोर्ट मान लो, जिसे न्यायिक पुनरीक्षण मतलब कि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है उसके पास, है ना। तो ये बात कही थी। मैं बताऊं आपको, ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि संघात्मक या अर्ध संघात्मक मतलब सिंपल है कि हमारे यहाँ केंद्र के पास भी पावर है, राज्य के पास भी पावर है, लेकिन हम केंद्र को थोड़ा आगे रखते हैं। हमारे यहाँ केंद्र थोड़ा आगे है, किससे? राज्य से। ऐसा भी ना है कि राज्य बिल्कुल आगे नहीं है, राज्य के पास अपने खुद के भी अधिकार है, खुद की शक्तियां हैं। तो इसलिए इसे केसी वीर ने क्या कहा था? अर्ध संघात्मक। दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 7वां। देखो, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? अपनाने की बात आती है, बताओ कब अपनाया था, है ना। और मैं बताऊं आपको, चलो बताना इसे राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। लो क्वेश्चन खत्म हो गया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब बना, है ना। आपको जरूर बताना है कि कब हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज बना। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखता हूं कौन कौन कमेंट करेगा कि भाई अपनाया तो हमारा ये था 22 जुलाई 1947 को, लेकिन ये राष्ट्रीय ध्वज कब बना? हमने कह दिया था ये हमारा ध्वज रहेगा, लेकिन इसको नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज की तरह कब एकदम से बिल्कुल कहते हैं ना कंफर्म कर दिया गया था, वो डेट क्या थी? कमेंट बताना जरूर। अगली जो क्लास आएगी 5वीं में बताऊंगा। और पिछली क्लास की एक कमी पे मैं सॉरी मांगता हूं आप सभी से, उसमें एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी। वो गलती ये थी कि जल्दी में मैं आपको लिख के चला गया कि 1946 में क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन आप सब याद रखें वो 1942 में आया था, और 1946 में तो कैबिनेट मिशन आया था, है ना भाई। ये गलती हो गई थी, इसके लिए हमें माफी देंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी के, ठीक है। चलिए, तो याद रहेगा आपको सभी को बताना ये कमेंट करके जरूर, कब बना बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत संसद के अंदर संभव नहीं है? अब नहीं को पूछा है, सिंपल कह रहा है बताओ कौन सा प्रावधान इसमें नहीं है। तो नए राज्यों का गठन, देश के अंदर जो भी नया राज्य बनता है वो 3 के अकॉर्डिंग बनता है, देश के अंदर। सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। राज्य के अगर क्षेत्र की परिवर्तन करोगे तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को हटा के मतलब काट के उत्तराखंड बना दो, चाहे बिहार को काट के झारखंड बना दो, चाहे मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना दो, ये भी आप कर सकते हो 3 के अंदर। अच्छा, जब जब आप क्षेत्र का परिवर्तन करोगे तो सीमा का परिवर्तन अपने आप होगा। तो ये तीनों बातें हमारी आर्टिकल 3 में है, लेकिन ये जो नए राज्यों के प्रवेश की बात है ना, ये नए राज्यों के प्रवेश की बात है आर्टिकल 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि जब देश के बाहर से, कहां से? देश के बाहर से कोई नया देश हम में जुड़ेगा ना, नया राज्य हम में जुड़ेगा, देश तो नहीं कह सकता, देखो राज्य ही कहूंगा, नए राज्य जुड़ेगा, तो हम आर्टिकल 2 को फॉलो करते हैं। सर जी क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सिक्किम। कौन सा? सिक्किम इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि सिक्किम हमारे देश के बाहर था, इसको बाद में जोड़ा गया था, आप सभी याद रखना। और लगभग कब जोड़ा गया था? तो 1975 में इसको हमारा 22वां जिला बनाया गया था। कौन सा? 22वां जिला बनाया गया था, ये बाहर से। ये आर्टिकल 2 के काम होता है, और ऊपर के तीनों काम आर्टिकल 3 के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? किससे? नागरिकता मतलब कि सिटीजनशिप से संबंधित है। आप सभी जानते हो हमारे यहाँ पर नागरिकता को लेकर के एक प्रॉपर हमारा पार्ट है संविधान के अंदर 2, और जिसमें हमारे आर्टिकल आते हैं कितने? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 का प्रावधान हमारा है, किसको लेकर के? नागरिकता को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। भाग 2 और 5 से 11 हम बात करते हैं किसके बारे में? संसद के द्वारा नागरिकता के प्रावधान के बारे में, ठीक है। आप सभी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करो। देखो जरा, हमारे लिए ये तो जिंदगी है हमारी। अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो तो एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, करके चल दोगे आराम से। लेकिन ये जो एरिया है ना पीएससी वाला, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इसकी मोहब्बत में आपको इत्र भी मिलेगा और शराब भी मिलेगी, कभी महकोगे और कभी बहकोगे, ठीक है। तो बहकने से दिक्कत हो जाएगी और महकने से बड़ा अच्छा रहेगा। एग्जाम महका, आप महके तो एग्जाम महका, एग्जाम महका तो आपका रिजल्ट महका, ठीक है। बहकना नहीं है, इत्र भी है तो शराब भी है, आपको ध्यान रखना है। चलो देखो जरा क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। आओ अगेन देखते हैं कौन सा मिसमैच कर गया भाई। सर जी हमसे पूछ रहे हैं तो बताते हैं, चलो। और ये क्वेश्चन आप पक्का कर चुके हो पहले, मैं बताऊं आपको, ट्रिक भी बता दी थी मैंने, है ना। चलो कराते हैं। 39A इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। पहले तो सबसे पहले याद कर लो, 42वें संशोधन से जोड़ा गया था 1976 के अंदर, 1976 में, ठीक है ना।
और ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारे यहाँ पे समान न्याय मतलब इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं हम। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं। उसी क्रम में आर्टिकल 40 हमसे कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों की दोनों। 44 कहता है समान नागरिक संहिता, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको याद करते हैं हम। समान मतलब कि इक्वल, और आर्टिकल 4 जो होते हैं इक्वल होते हैं। 44 मतलब समान नागरिक संहिता। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे 48 के बारे में, तो 48 हमसे कहता है कि राज्य बढ़ावा देगा पशुपालन पर। किस पर बढ़ावा देगा? पशुपालन माने एनिमल हस्बेंड्री पर बढ़ावा देगा, मत्स्य पालन पर बढ़ावा देगा, ना कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बंटवारे पर। जब बंटवारे की बात आती है तो बंटवारा हमेशा आधा आधा होता है। 50% किसी के पास जाता है तो 50% दूसरे के पास जाता है। और जब ऐसी बात आती है तो हमारा आर्टिकल 50 क्या कराता है? पृथक्करण कराता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए, आया ना मजा क्वेश्चन में? करो। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका ही नहीं है, मतलब कि इनको हटाने में संसद का कोई भी रोल नहीं है। जल्दी से करो। और देखो हमारी जिंदगी यहाँ अटक जाती है। इत्र और शराब की बात ऐसी थोड़ी की थी। ऑप्शन देखो किस तरीके से मिले हैं। अधिकारी बनने जाओगे, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना हम लोगों को। आओ जरा ध्यान देते हैं। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संसद की, बिल्कुल संसद की यूज होता है इसमें। संसद के बिना नहीं हटा सकते। जब उच्च के तो उच्चतम न्यायालय के भी, दोनों के संसद से ही हटते हैं ये लोग। अध्यक्ष यूपीएससी के की बात कर लेंगे। और जो हमारे देश के सीएजी होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी संसद से ही हटते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, कहाँ के? यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, इनको हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आप याद रखना, इनको राष्ट्रपति के पास हटाने का अधिकार है। तो संसद का इतना ज्यादा यूज या उसकी भूमिका नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। 11 हो गया। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, शानदार, जिंदाबाद, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है संसद की सबसे बड़ी समिति बतानी है आपको। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश का प्रत्येक वर्ष जब बजट आता है ना, बजट है ना भाई, जब वार्षिक वित्तीय विवरण आता है हमारे देश का, बजट, तो उसके आकलन करने के लिए या उसका एस्टिमेट लगाने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसको कहते हैं प्राकलन समिति। और इस समिति के अंदर वर्तमान समय बात करूं तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य इसके अंदर होते हैं। कितने? 30। और सर 30 कहां से आते हैं? तो याद रखना 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। कहां से आते हैं? 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। और इस प्रकार से ये बन जाती है संसद की सबसे बड़ी समिति। अगर आपसे पूछे इस समिति का गठन कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, इस समिति का गठन 1950 में हुआ था। और इसमें कितने, उस समय पर 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25। लेकिन 1956 में जाकर के, कब? 1956 में जाकर इसमें कर दिए गए टोटल 30 सदस्य। और आज इसमें कितने सदस्य हैं? 30। लोक लेखा में कितने हैं? 22। अच्छा, वो कौन सी समिति थी या वो किसकी सिफारिश थी जिसपे इसको समिति को बनाया गया था? तो आप याद रखना, जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई, है ना भाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर यह समिति बनाई गई थी। ये क्वेश्चन लगातार पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, आप याद रखना, ये हमारी एस्टिमेट कमेटी या प्राकलन समिति, प्रे आकलन, पहले से ही आकलन करना, गणना करना। ठीक है, चलिए अगला करेंगे। महान्यायवादी के संदर्भ में आपको बातें करनी है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करनी है। बताओ भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में क्या बात है? पहली बात है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्ह हो। अहर्ह का मतलब होता है एलिजिबल हो। ठीक है, तो देखो ये बात आप पहले पिछले पेपर में कर चुके हो। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को ले आओ जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अपने पास क्वालिटी रखता हो या एलिजिबिलिटी रखता हो। दूसरी बात कहता है कि महान्यायवादी को जो पारिश्रमिक मिलता है, देखिए पारिश्रमिक को बोलते हैं रिटेनर। क्या बोलते हैं? रिटेनर। और महान्यायवादी की सैलरी को रिटेनर कहा जाता है। तो एक तरीके से सैलरी होती है, इसको सैलरी ना कहकर के पारिश्रमिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। जो ये प्राप्त करेगा वो संसद के अकॉर्डिंग करेगा, है ना। और ये बात बिल्कुल एकदम 16 आने गलत है। कितने आने गलत है? 16 आने। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी को कितना पैसा देना है, कितना पारिश्रमिक देना है, कितना रिटेनर देना है, इस बात का निर्णय करता है देश का राष्ट्रपति, ना कि संसद। ठीक है भाई, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें बचता हमारा आंसर केवल एक, इसमें सही हो जाएगा हमारा, कि जो भी आपका महान्यायवादी बनेगा उसके पास एलिजिबिलिटी उतनी होंगी जितनी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की होती है। ठीक है, चलो आगे करो। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए या करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? मतलब किस चीज का गतिरोध दूर करने के लिए आप आर्टिकल 108 का यूज कर सकते हो। और आर्टिकल 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है?
राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति, है ना। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लेकिन किस पे? तो याद रखेंगे जनरल बिल पर या सामान्य विधेयक पर। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, तो बिल्कुल कोई चांस नहीं कि इनकी संयुक्त बैठक कराई जाए। दूसरी बात, संवैधानिक संशोधन विधेयक जो आता है इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास अलग पावर होती है, दोनों अलग अलग ही इसको पास करेंगे, तब संविधान में संशोधन होगा। दूसरी बात, विनियोग विधेयक खुद में अपने आप में एक धन विधेयक होता है, और धन विधेयक की पावर किसके पास? लोकसभा के पास, तो ये इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। तो सामान्य विधेयक पर क्या हो सकता है? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल मैच करने हैं आपको, आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल तो ऐसे याद होने चाहिए कि आंख बंद करो और ऐसा ऐसा बोले जाओ, काम खत्म। ठीक है ना। अगर आपके 1 से 100 तक आर्टिकल याद है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 150 मतलब कि भाग 6 के जो सारे आर्टिकल है वो जुड़वा आर्टिकल होते हैं, आराम से याद हो जाते हैं अगर आप याद करते हो। और 300 के बाद के कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या है इसमें? राष्ट्रपति का महाभियोग। देखना आर्टिकल 67B, ये तो राज्यसभा की शक्ति को लेकर के आता है, उपराष्ट्रपति को हटाने को, है ना। याद रखना 67B में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है उपराष्ट्रपति को हटाने की, है ना। 94 किसके लिए है? तो 94 है लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए, और 90 किसको हटाने के लिए? राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये 90 और 94 जुड़वा होते हैं एक दूसरे के। 90 और 94 आर दी ट्विन आर्टिकल्स, है ना। याद रखना, अब मैच कर लो भाई, है ना भाई। याद रखना राष्ट्रपति का महाभियोग। अच्छा मैं आपको बता रहा था राज्यसभा की पावर के बारे में। तो राज्यसभा के पास 3 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 249 और एक आर्टिकल है 312 312। ये 3 आर्टिकल इसके पास ऐसे हैं पूरे संविधान में जो ज्यादा पावर देते हैं लोकसभा से। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा के पास इन 3 आर्टिकलों में ज्यादा पावर है, 67B, 249 और साथ ही साथ कौन सा आपका 312। ठीक है, याद रखना आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। क्या है क्वेश्चन? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त। आप सभी जानते हो हर राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है और साथ में देखिए उसकी टीम होती है, जो मंत्रालय होते हैं सबके, और इस टीम को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। ठीक है ना भाई। और इस मंत्री परिषद की एक लिमिट होती है कि तुम अपने पास मैक्सिमम कितने रख सकते हो और मिनिमम कितने रख सकते हो। तो सर जी ने आपसे पूछ लिया मिनिमम का, मैं आपको दोनों समझाऊंगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, है ना। एक सीएम अपने साथ अपनी टीम कितनी रख सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जितनी उसकी विधानसभा में, क्या जितनी उसकी विधानसभा में सदस्य हैं, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका कितने परसेंट? 15%। कितने परसेंट? 15% मैक्सिमम हो सकते हैं, केवल मैक्सिमम 15%। ठीक है ना, याद रखना आप सभी। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, तो 403 का 15% हमारे उत्तर प्रदेश के क्या हो सकती है? मंत्री परिषद हो सकती है। मिनिमम कितने होंगे? तो मिनिमम होंगे 12, चाहे कितने भी संविधान में मतलब सदस्य हों, 12 होंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? जैसे दिल्ली है, दिल्ली के पास कितने हैं भाई? 17 है, तो सॉरी 70 है। अब 70 का मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो 12% इसमें होने चाहिए। ऐसे किसी राज्य विधानसभा में 40 है, तो 40 का मैं निकालूंगा तो 40 का कितना आएगा? आप निकाल लो खुद ही। 40 का आएगा 6 मंत्री, लेकिन 6 नहीं होंगे, उसमें 12 मंत्री होंगे। ठीक है, तो मिनिमम हो सकते हैं कितने? 12, और मैक्सिमम हो सकते हैं 15%। सर ये बात कब कही गई? तो लिख लेना जरा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 91st आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम आया, और ये आया आपका 2003 के अंदर, जब इस बात को कहा गया था। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्या है हमारा 17वां क्वेश्चन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, के बारे में प्रावधान करता है, या कौन सा आर्टिकल इसके लिए दिया गया है? मैं आपको बता दूं, लगातार क्वेश्चन आते हैं आपके संवैधानिक बॉडी से, मतलब ऐसी कौन कौन सी बॉडी है जो संविधान में दी गई है और कौन कौन सी नहीं दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीवीसी है ना, इस सीवीसी का पूरे संविधान में कहीं पे वर्णन है ही नहीं। और जब किसी भी बॉडी का, किसी भी व्यक्ति का संविधान में वर्णन नहीं है ना, किसी पद का, तो वो संवैधानिक नहीं होता। संवैधानिक वो होते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है, और इसका वर्णन नहीं है तो इसके लिए कोई आर्टिकल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको संसद के द्वारा नियम बना के
2003 में लाया गया था संसद के द्वारा नियम बना के, इसलिए इसको बोलते हैं सांविधिक निकाय। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से बताना यूपीएससी, क्या यूपीएससी संवैधानिक निकाय है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या यूपीएससी संवैधानिक निकाय है या नहीं। ठीक है, हाँ या ना, यस और नो। आर्टिकल 371J, मैंने कहा ना आफ्टर 300 आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे। ये 371, देखो आर्टिकल जो 370 था वो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन करता था, जिसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत ही रह गया है ना, हाँ थोड़ा बहुत रह गया, डरना मत। और 371 जो आर्टिकल है हमारा, इसके अंदर स्पेशल प्रावधान है कुछ राज्यों को लेकर के, क्या कुछ राज्यों को लेकर के, और इसमें ABCD करके बहुत सारे आते हैं। चलो जल्दी से पेन पेंसिल उठाओ, जो भी आपके पास कॉपी किताब उठाओ, लिखो। 370 के अंदर आता है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रावधान, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अगर पूछे 371A में कौन है, तो 370A में आता है आपका, 371A में नागालैंड। बी में कौन है सर, तो बी में आता है असम। कौन आता है बी में? असम। सी में कौन आता है सर, तो सी में आता है मणिपुर। कौन सा आता है? मणिपुर। ठीक है, अगर डी पूछा आपसे, डी और ई दोनों एक साथ आते हैं, इनमें आता है दोनों में आंध्र प्रदेश। कौन आता है? आंध्र प्रदेश। आप सभी याद रखना, इसमें आता है आंध्र प्रदेश। अगर पूछे सर एफ में क्या है, तो एफ में आता है सिक्किम। इसमें सिक्किम के लिए स्पेशल प्रावधान है। अगर पूछे सर जी में कौन आता है, तो जी में आता है मिजोरम। कौन आता है? मिजोरम, है ना। और बचा क्या हमारा? एच। एच में आता है हमारा, आप याद रखेंगे क्या, तो एच में आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश 371H में। और आई अगर पूछे, तो आई का मतलब होता मैं, और मैं कहाँ जाऊंगा घूमने? गोवा। आई विल गो गोवा, गोवा गोन। ठीक है, याद रखेंगे गोवा। और अगर आ जाए जे, अगर जे आपसे पूछे, तो जे में आ जाता लास्ट हमारा, इसको कहते हैं हम कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। और ये पेपर में लगातार मैच करने के लिए, या जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ऐसे लगातार पेपर में आता है, आप सभी याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 371J के अंदर कर्नाटक। और इसमें कर्नाटक दिया हुआ है क्या? बिल्कुल हैदराबाद और कर्नाटक इसमें दिए हुए हैं, आप याद रखना। ठीक है भाई, प्रावधान इसमें किसके हैं? आपके कर्नाटक के। चलो लिख लेना अच्छे से, बढ़िया। आगे चलिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की, भाई इसका तो आंसर आप दोगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से करोगे। आंसर करेंगे कमेंट में कि क्या है इसका आंसर, इतना अच्छा मैंने समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। इंपोर्टेंट केस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है भाई, भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे शानदार केस है, आप लोग मुझे बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें की गई थी। करेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे ध्यान से। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण और निदेशन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रधानमंत्री के इलेक्शन करा रहे हो, राष्ट्रपति के करा रहे हो, है ना भाई, राष्ट्रपति के करा रहे हो, उपराष्ट्रपति के करा लो चाहे, और चाहे आप CM के करा लो, इन सबको संभालेगा राज्य हमारा केंद्र का निर्वाचन आयोग। ठीक है भाई, लेकिन जो आपका ये जो होता है, आपका बात करूं मैं हमारे राज्य का, तो राज्य के और पंचायत के इलेक्शन संभालता है हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग, जिसका प्रावधान आपको मिलेगा संविधान के आर्टिकल 243 के पार्ट के अंदर। कहां मिलेगा? 243 के पार्ट में, मतलब के आर्टिकल के अंदर। और ये बताता है किसके बारे में? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। और राज्य निर्वाचन आयोग हमारी प्रधानी और चेयरमैन के इलेक्शन कराता है, आप सभी याद रखेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर लाइक करें अगर पसंद आई है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ से तैयार करने वाले हो। करंट भी आप तैयार करोगे यहाँ से बहुत जल्दी, CSET भी आप तैयार करोगे यहाँ से, और आपकी तैयारी को इफेक्टिव हम बनाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में 2019 के भारतीय राज्य व्यवस्था के वो सभी शानदार क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे हम 2019 की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए।